खैर मकदम आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं इमरान खान हालात हाजरा के साथ। मुल्क की दो रियासतों जम्मू कश्मीर और झारखंड में हुए असेंबली इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कि झारखंड में बीजेपी तो हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में SRIO का दौर फिर शुरू हो चुका है। हालांकि रियासत में PDP सबसे बड़ी ताकत की शक्ल में उभर कर सामने आई है, लेकिन अक्सरियत किसी को हासिल नहीं है। बीजेपी रियासत में दूसरी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर आई है, लेकिन हुकूमत की चाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हाथ में पहुंच गई है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसके अलावा हम आज बात करेंगे इस प्रोग्राम में भारत रत्न की, जो इस बार बानिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कांग्रेस के साबिक सदर रहे पंडित मदन मोहन मालवीय जी और साबिक वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को देने का ऐलान हुआ है। मरकज के इस फैसले पर खुशी का इजहार तो सभी ने किया है, लेकिन फैसले पर ताखीर होने की बात भी कही गई है। इस फैसले के बाद यह सवाल भी पैदा होना लाजमी हो गया कि क्या आने वाले दिनों में दीगर अहम शख्सियात को भी यह एजाज देकर के मरकज सबका साथ सबका विकास का वादा निभाएगी, या ये नारा महज नारा ही बनकर रह जाएगा। इन्हीं मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी मुफीद जिलानी साहब। मुफीद साहब खैर मकदम है आपका। और फोन लाइन पर हमारे साथ राब्ते में होंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी के रियासती तर्जुमान अरुण गुप्ता और PDP के तर्जुमान डॉक्टर समीर कौल साहब और कई अहम शख्सियात। और आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, अपने खास प्रोग्राम की, हालात हाजरा की। तो जम्मू कश्मीर और झारखंड में हुए इंतखाबी नतायज के बाद हुकूमत साजी की कवायदें भी शुरू हो गई हैं। झारखंड में तो बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही है। देर है तो बस वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार के मुंतखब होने की, और उम्मीद है कि पार्टी को इसका हल तलाशने में देर नहीं होगी। असल पेच फंस रहा है जम्मू कश्मीर में। रियासत में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई PDP की खामोशी इसे और भी पेचीदा बना रही है। हालांकि इस बीच बीजेपी रियासत में हुकूमत बनाने की तैयारी में लग गई है। बीजेपी के जराये का दावा है कि पार्टी को अपने 25 अरकान असेंबली के अलावा 6 दिगर अराकीन की भी हिमायत हासिल है, और वो पार्टी CM ओहदे के लिए भी अपने उम्मीदवार का दावा करेगी। जानकारी के मुताबिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर PDP से हिमायत की कोशिश करेगी। इत्तला यह भी है कि बीजेपी 3-3 साल के फॉर्मूले के तहत सरकार बनाने पर गौर कर सकती है। वाज़ेह है कि कांग्रेस पहले ही बीजेपी को छोड़कर किसी को भी हिमायत देने की बात कह चुकी है, लेकिन सबकी निगाहें PDP पर मरकूज हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी PDP को हिमायत देने से इनकार नहीं कर रही है। दूसरी जानिब असेंबली इंतखाबात में मिली शिकस्त के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर को अपना इस्तीफा देने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार बनाने की जिम्मेदारी PDP और बीजेपी की है। फिलहाल उनकी किसी से भी सरकार बनाने को लेकर कोई बात नहीं हुई है। हमारा किसी को पावर के अंदर रखना या किसी को पावर के बाहर रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं जैसे कल से कहता आ रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है हुकूमत बनाना, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है किसी को हुकूमत बनाने में मदद करना। सबसे पहले जिम्मेदारी PDP और बीजेपी की बनती है। उनको देखने दीजिए उनका क्या बनता है। हमारा अभी तक कहीं से किसी के साथ बातचीत नहीं चल रही है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं PDP के तर्जुमान डॉक्टर समीर कौल, और साथ में होंगे बीजेपी के तर्जुमान जम्मू कश्मीर से अरुण गुप्ता जी। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मुफीद जिलानी साहब। मुफीद साहब, अगर आपकी इजाजत हो पहले हम इन दोनों लीडरान से बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या सोच रही हैं ये दोनों पार्टियां, ये क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं PDP के डॉक्टर समीर कौल साहब से। समीर साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे हम कि अब गेंद सीधे सीधे आपके पाले में है, और क्या लगता है, क्योंकि जो कांग्रेस ने पत्ता फेंका है और जो NCP कह रही है कि सेकुलरिज्म के नाम पर हम इकट्ठा हो सकते हैं, साथ आ सकते हैं, ऐसे में क्या लगता है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सेकुलरिज्म जरूरी है या फिर डेवलपमेंट, क्या आप लोग सोचते हैं? हाँ, कल ही चुनाव हुए और कल ही हमें पता चला कि हम जो एक प्राइमरी पार्टी के फॉर्म में उभरे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के सूबे में जी, हम पे ये जिम्मेदारी आयद है कि हर प्रांत को, जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को, जो भिन्न भिन्न सोचते हैं और अलग अलग तरीके से एक्शन करते हैं, अलग तरह से वोटिंग करते हैं,
तीनों को साथ चला के चलना है और तीनों को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। और हमारे पे ये जिम्मेदारियां जो है बनी हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम ये कर रहे हैं कि विद इन द पार्टी एक प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन है कि हम आपस में बात करके ये पता कर रहे हैं कि लोग हमारे जो लोग हैं, जो हमारे सहायक हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो आम पब्लिक है, वो क्या चाहते हैं। उनसे हम उनकी उम्मीदें हम पे बनी हुई हैं, तो हम वो क्या चाहते हैं हमसे। अभी हम सच माने में उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग की बैठक होगी, जिसमें यह तय होगा कि जो भी जिन प्रतिक्रिया की आप बात कर रहे हैं कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, हर एक चीज को डिस्कस किया जाएगा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखे जाएंगे और उसके बाद एक डिसीजन दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जहां तक बात जो मेरा सवाल था वो ये है कि आप जरूर इस पर बातचीत कर रहे होंगे और आपने भी अपने मुतबादिल खुले रखे हुए हैं, लेकिन ये हम जानना चाह रहे थे कि अगर कांग्रेस एनसी और पीडीपी मिलकर बनाती हैं तो भी मामला बन सकता है, ये सेकुलरिज्म की बात होगी। लेकिन बात अगर हो रही है कि डेवलपमेंट की, तो आपको बीजेपी के साथ जाना पड़ सकता है। तो क्या बीजेपी के साथ जाने का मुतबादिल है ना आपके पास? बस ये जानना था आपसे। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए हमको जिसके साथ भी गले मिलना पड़े, हमने पहले भी वाजपेयी जी के साथ काम किया हुआ है, एनडीए के साथ काम किया हुआ है, हमने मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया हुआ है, हमें किसी भी टाइम कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। बिल्कुल, बस ये हम आपसे जानना चाह रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अरुण गुप्ता जी भी हैं, जो कि तर्जुमान है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। अरुण जी, 3 साल का फार्मूला सुनाई दे रहा है, बात हो रही है, और क्या लगता है बीजेपी और पीडीपी इस फार्मूले पर काम कर पाएंगी? अभी करने की कोशिश शुरू हो चुकी है? मैं इसके बारे में तो कुछ आपको ज्यादा नहीं कह पाऊंगा कि 3 साल का आपने पता नहीं कहाँ सुना है, लेकिन आज ये दिन भर बातें चलती रही दरअसल। हाँ, नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है 3 साल वाली। और हमें पीडीपी से सपोर्ट लेनी है या किसी से सपोर्ट लेनी है, उसके बारे में आज हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का शाम को मीटिंग हुआ है, उसमें अभी वो उस पर डिस्कशन चल रहा है और इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ कि हमको आगे की रणनीति क्या बनानी है। आगे की रणनीति के हिसाब से आगे का कोई डिसीजन होगा, अभी तो फिलहाल कोई डिसीजन नहीं है। लेकिन बात ये भी सुनाई दे रही थी, बात ये भी चल रही थी कि बीजेपी भी अपने लेवल पर सरकार बनाने की कोशिश में है। तो किस तरह से आप लोग कोशिश में हैं, थोड़ा बता पाएंगे? अगर हम आंकड़ों की बात करें, कैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को भी अच्छी खासी हिमायत वहां से मिली है जम्मू से। हाँ, जम्मू से हमें पूरा बहुत सीटें मिली हैं, 25 सीट हम जम्मू से हैं जी, और बाकी जो 6 हमारे साथ इंडिपेंडेंट हैं वो सब हमारे साथ हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमें अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें तो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी से तो बात करनी पड़ेगी। लेकिन सुनने में ये भी आता है कि बीजेपी को अलग रखने के लिए घाटी में और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो ये पीडीपी, एनसी और कांग्रेस एक हो सकती है, जैसे कि बिहार में नीतीश लालू एक हुए, रियासती पार्टियां हो जाती हैं कई बार। तो क्या आपकी कोशिश रहेगी ऐसे हालात में? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को साइड में रख के और सारी पार्टी मिल जाए, मुझे ऐसा बिल्कुल भी संभावना नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। और जहां तक सरकार बनाने का सवाल है, अब जम्मू में हमें पूर्ण बहुत बहुमत है और हम सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बनाएंगे जरूर। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मुफीद जिलानी साहब सीनियर सहाफी हमारे साथ स्टूडियो में है। मुफीद जिलानी साहब, आपने दोनों की बात सुनी, तजब्जुब अभी बरकरार है। आपको क्या लगता है, ऊंट किस करवट बैठने के ज्यादा इम्कानात नजर आते हैं? देखिए, जो इतिहास रहा है, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका इलेक्शन से पहले जो रवैया होता है, या बीजेपी हो, बीजेपी या पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख पर रवैया पहले रहता है इलेक्शन से, वो इलेक्शन होने के नतीजे आने के बाद में बिल्कुल सीटों के आंकड़ों के हिसाब से बदल जाता है जी। इस बार भी यही हो रहा है। इस बार भी जो फारूक अब्दुल्ला ये कहते थे कि हम बीजेपी के, उमर अब्दुल्ला जो ये कहते थे कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे किसी कीमत पे, मतलब हम वो नहीं करेंगे, वो भी अपने दरवाजे खुले हुए रख रहे हैं कि वो भी हम बीजेपी को हिमायत कर सकते हैं। वो उन्होंने पीडीपी की तरफ भी हाथ बढ़ाया है, जबकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों बहुत सख्त मतलब एक दूसरे के हरीफ हैं। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस दोनों पार्टियों को समर्थन से वहां पर सरकार चला चुकी है, पीडीपी के साथ भी चला चुकी है और एनसी के भी साथ चला चुकी है। हाँ, कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, एक तो यह तय है। कांग्रेस
पीडीपी को हिमायत कर सकती है, जैसा कि कल गुलाम नबी आजाद ने बोला है, लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी आखिर तक कोशिश करेगी कि किसी तरह कुछ भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाए और चीफ मिनिस्टर उसको मिल जाए। अब इसमें एक चीज बड़ा पेच है कि बीजेपी को घाटी में कोई समर्थन नहीं मिला। उनके जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे उनको 200 कुछ वोट मिले, दूसरे एक बहुत बड़े फिगर थे उनको 500-600 कुछ वोट मिले। तो घाटी में मोदी जी के इतने धुआंधार प्रचार के बावजूद उनको वहां पर हिमायत नहीं मिली। जम्मू में उनको जबरदस्त कामयाबी मिली, 25 सीटें मिली उनको, और ये वाकई जहां 11 सीटें जम्मू कश्मीर में पिछली बार थी, इस बार 25 थी, और वो वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि भाई उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी को लोकसभा चुनाव के मुकाबले 9.5% वोट कम मिला। अब जहां तक ये है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, मैं समझता हूं कि बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि वो पीडीपी को अलग रख के सरकार बना ले, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत अगर उसको मिल जाती है तो उसको बहुत आसानी होगी चीफ मिनिस्टर अपना बनाने में, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से इसका दावा नहीं होगा। लेकिन अगर पीडीपी के साथ जाती है, पीडीपी और बीजेपी मिलकर बनाते हैं, तो उनको साथ दिक्कत ये होगी कि पीडीपी अपना दावा पेश करेंगे चीफ मिनिस्टर के लिए और उनको डिप्टी सीएम मिलेगा, या फिर वो 3-3 साल के फार्मूले पे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उमर अब्दुल्ला साहब से ज्यादा मतलब इजी महसूस कर रहे हैं सरकार बनाने में, और वो कोशिश करेंगे आखिर तक। अगर अरुण गुप्ता जी सुन रहे हैं आपको, मुफीद जी उनसे बात कर लेते हैं। अरुण जी, आपने सुना मुफीद जिलानी साहब को, जो बात मुफीद जिलानी साहब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उससे सहमत लगते हैं? और जहां तक गिलानी साहब की से बात की जो सहमति का सवाल है, मैंने आपको पहले बोला, ये जो फैसला है हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। अभी मीटिंग चल रही है हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसमें एक रणनीति तैयार होगी, उसके बाद ही हमें आगे का देखना है कि क्या करना है। एनसी से बात करनी है, जैसे पीडीपी से बात करनी है, जिससे भी बात करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, जिससे भी बात करनी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि हम जब भी जिससे भी बात करेंगे वो हम अपनी कंडीशन से बात करेंगे और अपने सिस्टम से बात करेंगे, क्योंकि जम्मू में जिस तरह का हमें एक सपोर्ट मिला है, जम्मू में जिस तरह वो एक सरकार बनाने का सपोर्ट है, और सरकार जो हम बनाएंगे हम सब चीजों को ध्यान में रख के बनाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से कोई अभी कुछ भी जो है बताना नहीं चाहता है, तमाम बातें चल रही। समीर कौल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर। समीर कौल साहब, फर्ज कीजिए अगर ऐसा तय हो जाता है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हम जो दिन भर से खबरें मिल रही थी उसके मुताबिक हम पूछ रहे हैं कि अगर 3-3 साल के लिए बात हो जाती है तो जो पहले 3 साल बनाएगा सारा क्रेडिट वो ले जाएगा, चाहे पीडीपी हो चाहे बीजेपी, क्योंकि जिस तरह से काम होंगे वो पहले 3 साल में होंगे, उसके बाद तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है 3 साल। अगला जो 3 साल वाला रहेगा वो उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा अगर इस फार्मूले पे काम होता है। आप क्या मानते हैं? मुझे ये लगता है ये बातें अभी सब प्रिजम्पटिव हैं, अभी किसी चीज का फैसला नहीं हुआ है। अभी हम अपनी पार्टी में एक कंसेंसस इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस पार्टी के साथ में तालमेल हमारा होगा, जो भी पार्टी हो या पार्टियां हो, उनका भी आपस में कंसल्टेशन होगी। लेकिन ये पहले 3 साल में फायदा होगा या बाद में फायदा होगा, हम इस बात को नहीं मानते। अगर तरक्की की राह पे चलना है तो पहले 3 साल। मुफीद जिलानी साहब जो सीनियर सहाफी हैं, आपसे कुछ जानना चाहते हैं। समीर साहब जी। समीर साहब, मैं एक जानना चाह रहा था कि आप घाटी में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, और आपने खुलकर, दोनों ने, बीजेपी ने बाप बेटी की बात करी है और पीडीपी ने सेकुलरिज्म की बात करी है और आर्टिकल 370 की बात करी है। अब आप अगर बीजेपी के साथ किसी वजह से बीजेपी के सरकार बनाते हैं और एक आप मोलम्मा चढ़ाते हैं कि साहब डेवलपमेंट की वजह से हमने सब चीजों को मिलाकर, तो आप जम्मू कश्मीर के घाटी के अवाम को क्या जवाब देंगे कि जिन लोगों के खिलाफ आपने इंतखाब लड़ा, जिन लोगों को आपने चुनाव में बड़ा बुरा भला कहा और उनके साथ जा रहे हैं, तो वहां आवाम आपके साथ आपको सवाल नहीं करेगा? जी, वही बातचीत आजकल हम अब कोशिश कर रहे हैं कि अपने आवाम से करें कि वो एक्चुअली चाहते क्या है। और सिर्फ कश्मीर की घाटी का हम जवाब दे नहीं है, हम जम्मू के लोगों के भी जवाब दे हैं, हम लद्दाख की जनता को भी जवाब दें, बिकॉज ये प्लूरलिस्टिक सूबा है, इसमें हिस्टोरिकली तीनों सूबे साथ साथ चलाने की बात। लेकिन इस बार जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं उसमें 2 सूबे ऐसे हो गए हैं कि ये जम्मू अलग हो गया है, घाटी अलग हो गया। जिस तरह के नतीजे आए हैं
उसमें आपको जम्मू में कहीं हिमायत नहीं मिली है और घाटी में बीजेपी को हिमायत नहीं मिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि घाटी के अवाम जो हैं, जिन्होंने आपको भरपूर हिमायत दी है, और आप ऐसे भी इन लोगों के साथ जाएंगे जिन्होंने, तो उनको क्या जवाब देंगे आप? नहीं, जवाब देने की बात नहीं, हम तो अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उनसे पता करें कि वो चाहते क्या है। जी जी जी, कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा जो आवाम और जनता के खिलाफ हो, हमारी जनता के खिलाफ हो। कभी ऐसी बात नहीं करेंगे जो उनकी बात को काटती हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर कौल साहब और अरुण गुप्ता जी। इस सेगमेंट में वक्त हमारे पास इतना ही था आपसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी तजब्जुब बरकरार है मुफीद साहब, और लगता है कि सियासत यहां शुरू होती है, क्योंकि 3 या 4 दिन पहले अरुण जेटली साहब ने भी कहा था बीजेपी की तरफ से कि हम चाहे कुछ हो जाए लेकिन एनसी और पीडीपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी तमाम मुतबादिल पर गौर करी, तो यही सियासत है। अब देखना यह होगा कि इक़्तिदार के लिए कौन कितनी बेहतर ढंग से, नहीं है ये मौका परस्ती। चलिए बहरहाल यहां एक ब्रेक लेते हैं। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत रत्न की, जो कि अटल जी और मदन मोहन मालवीय जी को दिया जाने वाला है, और उस पर हम बात करेंगे कि और कौन कौन लोग इसके दावेदार हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बस सोचती हूँ कि क्या तुम सच में वो हो जो लोग कहते हैं, या लोग जो कहते हैं तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम अपने आप को छुपा रहे हो। इतिहास के महान चोरों में से एक माना जा रहा है। एक थियरी ये भी है कि वो अचानक गायब हो गया। हम इंसान हमेशा किसी और की जिंदगी चुरा के जीना चाहते हैं, ये फितरत है हमारी, और मैं तो हुई चोर। वाह, क्या तरक्की कर रहा है हमारा देश। सारी दुनिया आज हमारा नाम ले रही है। दुनिया का बड़े से बड़ा काम आज हमारा है, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के बीच हम कुछ छोटी अहम बातें भूल जाते हैं। क्या है? अंकल, व्हाट आर यू डूइंग? क्या आप भी ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हालात हाजरा। मरकजी हुकूमत ने 2 अहम शख्सियतों को भारत रत्न देने का फैसला किया है, और इस बार माहिर तालीम और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बानी मदन मोहन मालवीय और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को यह अवार्ड मिलेगा। दोनों ही शख्सियात बेशक इसकी हकदार थीं, लेकिन अभी कितनी अहम शख्सियतें इस एजाज की मुस्तहक हैं और कब आएगा उनका नंबर, पेश है इस पर रिपोर्ट। पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिलने की खबर कई रोज से गर्म थी, लेकिन सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्वीट के जरिए इस इतला को आम कर दिया। इतला आम होते ही खुशी तो पूरे मुल्क को हुई, लेकिन दोनों के अहले खाना का रद्द अमल कुछ अलग ही रहा। वाजपेयी परिवार के लिए गौरव की बात है, मेरे स्वयं के शुक्ल परिवार के लिए भी गौरव की बात है, और बीजेपी वालों के लिए तो है ही। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। मालवीय जी को भारत रत्न देना एक तरह से पूरे भारत का सम्मान है। किसी गैर मामूली अवार्ड के बाद हासिल करने वालों के अहले खाना के पैर यूं ही जमीन पर नहीं पड़ते, और ये तो मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज है। फिर उन शख्सियात के साथ जिंदगी गुजार चुके लोगों के तासुरात तो कुछ अलग होंगे ही। अटल बिहारी वाजपेयी को एजाज देने के इस फैसले से लाल कृष्ण आडवाणी भी बेहद खुश नजर आए और कहा कि सही मायनों में यही उनका एजाज है। सुषमा स्वराज ने भी दिल खोलकर तारीफ तो की, लेकिन फैसले में ताखीर होने का दर्द उनकी जुबान पर आ ही गया। एक योग्य व्यक्ति जो कि महान देशभक्त भी रहे, देश के को नेतृत्व भी दिया, और उन सब पहलुओं को मिलाकर के भी मैं मानता हूं कि भारत रत्न उन्हें देना ये उनका योग्य सम्मान होगा। विलंब हुआ, मालवीय जी को भी बहुत पहले मिलना चाहिए था,
और अटल जी को भी बहुत पहले मिलना चाहिए था, पर चलिए जब हुआ तब हुआ। भारत रत्न के इस फैसले पर मुखालिफ जमात के लीडरान ने भी खुशी का इजहार किया। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत से ये अपील भी की कि वो अपने मखसूस नजरिए के मुताबिक ही फैसला न ले। तो जेडीयू ने फैसले की तारीफ करते हुए वाजपेयी को बीजेपी में अलग पहचान वाला लीडर बताया। तारीफ तो समाजवादी पार्टी ने भी की, लेकिन पार्टी के लीडर नरेश अग्रवाल ने इस एजाज के मुस्तहक कुछ और नामों का जिक्र भी किया। सरकार को सिर्फ एक विचारधारा के अनुरूप भारत रत्न नहीं देना चाहिए, उन लोगों को भी संज्ञान में लेना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरा जीवन इस देश की सेवा में न्यौछावर किया है। बीजेपी में रहते हुए भी वो हिंदुस्तान का जो कंपोजिट कल्चर है उसके प्रति हमेशा सजग रहते थे। वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पार्लियामेंट के भीतर जो विध्वंस बाबरी मस्जिद का हुआ उस पर माफी मांगे थे। अच्छी चॉइस है, लेकिन मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर भी अगले साल अगर विचार कर लिया जाए और उनको दे दिया जाए तो देश में और इससे 4 चांद लगेंगे। मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न इससे पहले भी 43 लोगों को दिया जा चुका है और ये दोनों शख्सियात ये एजाज पाने वाली मुल्क की 44वीं और 45वीं शख्सियात होंगी। लेकिन अब ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि वो अगली शख्सियात कौन होगी और क्या उन्हें वक्त से इस एजाज से नवाजा जा सकेगा, या इसमें भी सिर्फ सियासी नजरियात फैसले करने की रवायत जारी रहेगी। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। हमारे साथ स्टूडियो में मुफीद जिलानी साहब है। मुफीद जिलानी साहब, अटल जी को ये एजाज मिलने जा रहा है, थोड़ा लेट मिलने जा रहा है, ये बात सुषमा स्वराज भी कह रही थी। और अगर हम पंडित मदन मोहन मालवीय साहब की बात करें, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बानी रहे हैं, उन्हें एजाज मिलने जा रहा है, बेहद खुशी की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर बीएचयू के बानी को, हालांकि अगर मदन मोहन मालवीय जी की बात करें तो वो 4 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बहरहाल, लेकिन क्या सर सैयद अहमद साहब या मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब भी इसके हकदार होंगे आगे चल करके, या कहीं ना कहीं हुकूमत को इस तरफ सोचना होगा? नहीं, मैं समझता हूं कि दोनों शख्सियात को भारत रत्न देने की आज फैसला हुआ है, ऐलान किया गया है, वो यकीनन स्वागत योग्य है। और जहां तक सर सैयद अहमद खां या मौलाना मोहम्मद अली जौहर या और दूसरी शख्सियात हैं जो अभी बाकी हैं, गंगाधर तिलक हैं, दूसरे और बहुत से रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये ऐसी शख्सियात हैं। मैं समझता हूं कि इन लोगों को के बारे में भी सरकार को बिना किसी भेदभाव के सोचना चाहिए। और क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया, कई तरह से आलोचना भी हो रही है कि भाई मरणोपरांत अगर आपको देना था तो शहीद भगत सिंह को देते, बाल गंगाधर तिलक को देते, या दूसरे और लोग हैं उनको भी मतलब इनको देना चाहिए था। कोई बुरी बात नहीं है मदन मोहन मालवीय जी को देना, लेकिन इस सब के बावजूद मैं समझता हूं कि भारत रत्न जैसा एजाज का फैसला किसी मतलब सियासी नजरिए के तहत नहीं होना चाहिए और किसी मतलब खास विचारधारा के तहत। अगर मान लो जैसे ये मदन मोहन मालवीय जो थे वो हिंदू महासभा से जुड़े थे और उनके बारे में बीजेपी का ख्याल है कि वो राष्ट्रवादी थे, हालांकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, 4 बार रहे और इतना बड़ा उन्होंने काम किया, बीएचयू यूनिवर्सिटी उन्होंने खड़ा किया, आज वहां से कितने लोग मतलब यही मेरा सवाल था। लेकिन सर सैयद अहमद खान, उनका मकाम मैं समझता हूं मदन मोहन मालवीय जी से कम मुझे नहीं लगता कि कहीं वो कम है। सर सैयद अहमद खान के बारे में भी होना चाहिए और एक मांग, एक मुतालबा उठना चाहिए। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो यौम आजादी के एक दिल आला सिपाही रहे हैं और जिन्होंने कौम की खिदमत की है, उनको भी और मुल्क के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी हुकूमत से कहा था कि मैं ऐसे मुल्क में लौटना नहीं चाहता जो गुलाम हो, आप हिंदुस्तान को आजाद कीजिए तब मैं लौटूंगा। और शायद उनकी ये बात पता नहीं खुदा को किस रूप में, किस तौर पर पसंद आई कि कुछ ही वक्त बाद उनका इंतकाल हो गया, वो हिंदुस्तान नहीं लौट पाए। मदीना मुनव्वरा में
उनको दफनाया गया ले जाकर के हिंदुस्तान, या वो गुलाम हिंदुस्तान नहीं लौटे। तो ऐसी शख्सियत भी है। हमारे साथ इस वक्त महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तलबा यूनियन के साबिक नायब सदर जावेद खान भी फोन लाइन पर हैं। जावेद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या पंडित मदन मोहन मालवीय जी को अगर ये एजाज मिलता है तो क्या सर सैयद अहमद साहब या मौलाना मोहम्मद अली जौहर को यह एजाज मिलना चाहिए? इसको लेकर के अब क्या बात उठेगी? जावेद खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी। अगर महामना मदन मोहन मालवीय जी को ये दिया गया है तो एक अच्छी चीज है, अच्छी शुरुआत है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है कि सर सैयद खान साहब इनसे काफी पहले, करीब कुछ कई साल पहले उन्होंने एक तालीम का एक अदारा कायम किया। तो बेशक मेरे समझ से पहले उनको ये चीज होनी चाहिए थी। बाल गंगाधर तिलक जी हैं, आप पॉलिटिकल उसमें आते हैं, आपने अटल जी को दिया, ठीक है, मैं उसका कोई वो डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको जयप्रकाश नारायण या लोहिया जी को आपको ये चीज पहले देना चाहिए था। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि टोटल पॉलिटिकल उससे दिया गया। जी, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। जी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत दिया है, लेकिन जो दिया है तो आपको इस पे भी कहीं न कहीं एक बार दिल में रखना होगा कि सर सैयद खान साहब या मौलाना जौहर अली खान साहब जी, और पॉलिटिकल उसमें आप अगर जाते हैं तो जयप्रकाश जी या लोहिया जी। बहस यहाँ पर शुरू होती है कि अगर पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो कि बीएचयू को जिन्होंने कायम कराया, तो क्या जामिया मिलिया इस्लामिया को कायम करवाने वालों में पेश रहने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर, या फिर अगर हम बात करें एएमयू के बानी सर सैयद अहमद साहब, क्या इनके लिए भी सोचा जा सकता है? इस वक्त हमारे साथ यूपी के साबिक वजीर तालीम डॉक्टर मसूद अहमद साहब हैं। मसूद अहमद साहब, आपसे जानना चाहिए, क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कायम करने वाले सर सैयद अहमद के लिए भी क्या अब ये सवाल आगे उठेगा कि उन्हें भी भारत रत्न दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया है। न तो हम कोई कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं, न किसी कंट्रोवर्सी में जाना चाहते हैं जी। हम इसका खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं। ये मदन मोहन मालवीय जी जो है बानी थे हिंदू विश्वविद्यालय के, और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक पॉलिटिकल आदमी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे जी। अब ऐसे तो गवालकर और दीनदयाल उपाध्याय भी कांग्रेस में थे, तो इस मामले में हम नहीं जाना चाहते। हम ये जो दिया गया भारत रत्न इन दोनों को, इसका इस्तकबाल करते, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो फ्रीडम फाइटर थे जी, देशभक्त थे, और उस जमाने में जो उन्होंने नारा दिया था कि हम गुलाम मुल्क में नहीं जाना चाहते, उस जमाने में बहुत बड़ी दिलेरी की बात थी। संघर्ष की शुरुआत करने वाले लोगों में से थे, और गांधी जी भी उनकी इज्जत करते थे। दोनों ने मिल करके संघर्ष किया था। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब को तो मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए और विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद उनको इस लाइन में शामिल आप लोग इसको लेकर के अब आप आगे आप इसको लेकर के कोई तहरीक चलाएंगे या कोई बात रखने की कोशिश करेंगे? क्योंकि पंडित जी को अगर मिला है तो इसी को लेकर के जिन्होंने बीएचयू के लिए काम किया है, तो क्या इसी तरह जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए या इसके लिए एएमयू के लिए काम करने वाले लोगों को भी मिलना चाहिए? इसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? जी, और सर सैयद अहमद खान जिन्होंने चंदा इकट्ठा कर करके जी वहां तो तालीम दिया हिंदू मुसलमानों दोनों को जी, तब भी ले रहे थे और आज भी ले रहे हैं जी, और उन्होंने हिंदू मुसलमानों में एकता का पैगाम भी दिया और इतना बड़ा काम किया कि उस इदारे से हम लाखों लोग आज लोग तालीम हासिल करने के बाद देश दुनिया और राजनीति को समझने लायक बने, लोगों में उठने बैठने लायक बने जी। तो सर सैयद अहमद खान अगर मदन मोहन मालवीय जी को दिया जा सकता है जी, तो सर सैयद अहमद खान को क्यों नहीं? बिल्कुल, यही एक सवाल है जी। हम लोग जो है जी इस सिलसिले में तहरीक शुरू करेंगे एएमयू से लेकर के जामिया मिलिया तक जी। और मैं समझता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए हर लिहाज से
जी, और उनको देना चाहिए। इस पर 43 लोगों को मिल चुका है। जी जी, मैं समझता हूँ कि 43 लोगों में इनका भी नाम शुमार हो जानी चाहिए इनकी कुर्बानियों को देखते हुए। 43 लोगों को मिला है, 2 ये अभी और जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुफीद जिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की हमारे पास कमी है, एक और नई बहस, एक और नई तहरीक शुरू करने की बात की जा रही है और अच्छा है उन लोगों को, चाहे वो जयप्रकाश जी हो, चाहे वो लोहिया जी हो, या फिर और भी ऐसी शख्सियत हो जिन्होंने मुल्क के लिए, आवाम के लिए बहुत कुछ किया है, उन्हें एजाज मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का फोन लाइन पर। तो हालात हाजरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन कीजिए SamayLive.com। शुक्रिया, इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।